तो बात है साल 1907 की। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कह सकते हैं एक बहुत ही अहम मोड़ था। एक ऐसा पल जब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस अंदर से ही टूट गई। ये कहानी असल में दो अलग अलग सोच की, दो रास्तों की और एक ऐसे टकराव की जिसने इतिहास बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? वो कौन सी वजह थी कि आज़ादी के लिए लड़ने वाला संगठन खुद ही बिखर गया? इस सवाल के जवाब में ना 3 शब्द और एक शहर का नाम छुपा है। सबसे पहले एक तरफ थे वो लोग जो ब्रिटिश न्याय और उनकी व्यवस्था में थोड़ा बहुत विश्वास रखते थे, और फिर दूसरी तरफ थे वो जिनका मानना था कि भाई अब बातचीत का समय गया, अब तो आज़ादी की असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इन दोनों के बीच की जो बड़ी वजह थी वो था आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का एक जबरदस्त हथियार, स्वदेशी। और वो शहर जो इस पूरे वैचारिक महासंग्राम का गवाह बना। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस बढ़ते हुए तूफान की, फिर समझेंगे कि वो 2 रास्ते कौन से थे और मंजिल क्या थी। इसके बाद देखेंगे कि अंग्रेजों ने क्या चाल चली, और हाँ, 1907 में आखिर कांग्रेस कैसे टूटी, और फिर इस विभाजन के बाद क्या हुआ, और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो जरूरी बातें हैं उनका एक क्विक रिकैप भी करेंगे। देखिए, 1905 के बाद से ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर का माहौल बहुत बहुत ज्यादा तनाव वाला हो गया था। वजह थी बंगाल का विभाजन। इस फैसले ने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी थी, और इसी गुस्से को कैसे दिशा दी जाए इस बात पर कांग्रेस के अंदर ही मतभेद पैदा होने लगे थे। ये जो टेंशन थी ना, ये अगले 2 सालों में लगातार बढ़ती ही चली गई, जो आखिरकार एक बड़े टकराव की तरफ ले जा रही थी। बनारस से लेकर कलकत्ता और फिर सूरत तक कांग्रेस का हर सेशन पिछले वाले से ज्यादा गर्मागर्म होता जा रहा था। कांग्रेस के इन 2 बड़े गुटों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क था वो उनकी सोच और उनके काम करने के तरीके का था। मंजिल तो देखिए दोनों की एक ही थी, भारत का भला, लेकिन रास्ते एकदम जुदा थे। तो यहाँ पर ना रणनीति और विश्वास का एक बुनियादी फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है नरमपंथी, जो कहते थे कि चलिए ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रह के ही धीरे धीरे सुधार लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थे गरमपंथी, जिनका मानना था कि भाई अब बहुत हुआ, अब सीधी कार्रवाई का वक्त है। गरमपंथियों को लगता था कि नरमपंथियों का तरीका अब पुराना हो चुका है, उनका समय खत्म हो गया है। उनका मानना था कि ये जो चिट्ठियां लिखने और गुजारिशें करने का दौर था ना, वो जा चुका है। अब वक्त है जनता को एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार करने का। वो असल में नरमपंथियों को आंदोलन के रास्ते का एक रोड़ा मानने लगे थे। और अगर नरमपंथियों की नज़र से देखें तो उन्हें डर था। उन्हें लगता था कि गरमपंथियों के ये जो तेज तर्रार तरीके हैं, ये कांग्रेस को ही खत्म कर देंगे। उन्हें इस बात का पक्का यकीन था कि किसी भी बड़े आंदोलन को ब्रिटिश सरकार बड़ी बेरहमी से कुचल देगी और इससे कांग्रेस पूरी तरह बिखर जाएगी। अब कांग्रेस के अंदर ये जो दरार पड़ रही थी ना, ब्रिटिश सरकार ने इसे देखा और सोचा कि ये तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सुनहरा मौका है। तो उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जो खास तौर पर कांग्रेस के इस विभाजन को और गहरा करने के लिए ही बनाई गई थी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों की ये जो कैरेट एंड स्टिक यानी गाजर और छड़ी की नीति थी, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक सोची समझी चाल थी। इसका असली मकसद ही यही था कि राष्ट्रवादी ताकतों के बीच की फूट को और हवा दी जाए ताकि वो आपस में ही लड़ते रहें। और यहाँ पर ना अंग्रेजों का वो 3 तरफा हमला साफ दिखाई देता है। एक तरफ गरमपंथियों के लिए थी दमन की छड़ी, तो दूसरी तरफ नरमपंथियों को लुभाने के लिए सुधारों की गाजर, और इन सब के ऊपर थी उनकी सबसे पुरानी चाल, फूट डालो और राज करो। और फिर आता है सूरत अधिवेशन, वो जगह जहां ये कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जो तनाव इतने सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो अब एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। तो हुआ ये कि सूरत में सालों से बढ़ता तनाव आखिरकार फट ही गया। नरमपंथी गरमपंथियों के साथ मिलकर कोई भी बड़ा आंदोलन करने से डर रहे थे, और ऊपर से अंग्रेजों की गाजर और छड़ी की नीति ने इस खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि 1907 के सूरत अधिवेशन में राष्ट्रवादी खेमे में एक पूरा विभाजन हो गया। इस विभाजन का असर बहुत गहरा और बहुत तुरंत हुआ, नरमपंथियों पर, गरमपंथियों पर, और हाँ, पूरे के पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन पर।
इस विभाजन के नतीजे बहुत दूर तक गए और इन्होंने आज़ादी के आंदोलन का रास्ता ही बदल दिया। आंदोलन की जो एक ताकत थी वो कुछ समय के लिए बिखर सी गई और इसका सीधा सीधा फायदा ब्रिटिश सरकार को मिला। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम के जो की पॉइंट्स हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। ये टेबल एक बहुत ही बढ़िया क्विक समरी है जो रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें हर ग्रुप की क्या भूमिका थी और आखिर में नतीजा क्या निकला, सब साफ साफ बताया गया है। हाँ, और इन खास नामों और शब्दों को जरूर याद रखेगा। गोखले और मालवीय जैसे नेता और स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी और सूरत सेशन, ये सब इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है और हमारी कोशिश है कि सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए आपको ऐसी ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल मिलती रहे। अगर ये विश्लेषण आपको काम का लगा हो तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और जाते जाते एक सवाल, क्या किसी आंदोलन का बट जाना उसकी हार मान ली जाए, या फिर ये सिर्फ एक ठहराव है भविष्य में और ज्यादा ताकत से वापस आने के लिए? इस पर जरूर सोचेगा।